ट्रॉन लेगेसी मूवी की कहानी की शुरुआत होती है केविन फ्लिन से, जो एनकॉम इंटरनेशनल के सीईओ हैं। वो अपने बेटे सैम को बताते हैं कि उन्होंने एक वर्चुअल दुनिया बनाई है जो पूरी तरह लेजर लाइट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी है। वहाँ गाड़ियाँ टाइम से भी तेज चलती हैं और सब कुछ ऑटोमेटिक है। फ्लिन कहते हैं ये दुनिया एक आइडियल समाज के लिए बनाई गई है और वो सैम को भी वहाँ ले जाएंगे। फ्लिन ये भी बताते हैं कि वो हमेशा उस दुनिया में नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने अपना एक डुप्लीकेट बनाया था जिसका नाम रखा है क्रू। इसके अलावा फ्लिन ने एक गेम बनाया था जिसका नाम था ट्रॉन। ट्रॉन सिर्फ एक गेम नहीं था बल्कि एक प्रोग्राम भी था, मतलब एक ऐसा डिजिटल इंसान जो असल में इंसान नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम था। केविन, ट्रॉन और क्रू तीनों ने मिलकर वर्चुअल दुनिया बनाई थी। ये सब बातें फ्लिन अपने बेटे सैम को बताते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें जल्दी ही वहाँ ले जाऊंगा वीडियो गेम्स खेलने के लिए। सैम जवाब देता है हम दोनों हमेशा एक टीम रहेंगे। इसके बाद फ्लिन रात को वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह पता चलता है कि एनकॉम के सीईओ केविन फ्लिन, जो एक ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर डेवलपर और गेम क्रिएटर थे, अचानक से गायब हो गए। उनका कहीं कोई पता नहीं चलता। केविन के गायब होने के बाद कंपनी का असली वारिस सिर्फ उनका बेटा सैम था, लेकिन उस वक्त सैम अभी छोटा था। सबको ये सवाल था कि आखिर केविन फ्लिन को क्या हुआ और वो कहाँ गायब हो गए। फादर के मिसिंग होने के बाद सैम बहुत परेशान रहता था क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा अटैच था। दुनिया में रूमर्स भी फैलने लगे कि कुछ लोग कहते हैं कि केविन ने धोखाधड़ी की है या फिर उसकी कंपनी कोई गलत काम कर रही थी, इसलिए वो सबको छोड़कर वहाँ से भाग गया। केविन का एक और पुराना दोस्त था जिसका नाम एलन था। एलन और केविन ने हमेशा मिलकर गेम्स बनाए थे। एलन हमेशा कहता था कि केविन एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा था, एक ऐसी दुनिया जो टेक्नोलॉजी से बनी हो, और शायद वो उसी दुनिया में है। लेकिन लोग एलन की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। कुछ लोग तो उसे पागल भी समझने लगे थे। इसी वजह से उसके हाथ से कंपनी की पावर छीन ली गई और अब एलन सिर्फ एनकॉम में एक छोटा एग्जीक्यूटिव बनकर रह गया था। फिर कहानी आगे बढ़ती है कुछ साल बाद। तब तक सैम बड़ा हो चुका था। उसके पास एक सुपर बाइक डुकाटी थी। वो अपनी बाइक को बहुत तेज चलाता था और ट्रैफिक रूल्स को भी तोड़ता था। एक दिन वो अपने फादर की ही कंपनी एनकॉम में पहुँचता है। कंपनी के अंदर जाने के लिए सैम हैकिंग करता है क्योंकि उसके पास कोई एक्सेस कार्ड नहीं होता। वो एंट्रेंस हैक करके अंदर घुस जाता है। उस वक्त कंपनी में एक कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। अब एनकॉम कंपनी के नए लोग सॉफ्टवेयर को पैसों के लिए बेच रहे होते हैं, जबकि केविन फ्लिन हमेशा चाहते थे कि सॉफ्टवेयर लोगों की भलाई के लिए फ्री हो। लेकिन केविन के गायब होने के बाद नए लोगों ने उसके सपने के खिलाफ जाके सॉफ्टवेयर बेचना शुरू कर दिया। साथ ही वो कंपनी के शेयर्स बेचने का प्लान भी करते हैं। दूसरी तरफ सैम को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो अपने फादर का सपना पूरा करना चाहता था। इसलिए वो कॉन्फ्रेंस हॉल के कैमरास भी हैक कर लेता है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। फिर सैम मेन सर्वर रूम हैक करता है, वहाँ से एक डिस्क निकालता है और उसका डेटा अपने फोन में अपलोड करके इंटरनेट पर फ्री रिलीज कर देता है। कुछ सेकंड में कॉन्फ्रेंस रूम में सबको पता चल जाता है कि वो जो नया सॉफ्टवेयर वो लोग महंगे प्राइस में बेचना चाहते थे वो अब फ्री में सबके लिए अवेलेबल है। एलन, जो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे होते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं क्योंकि वो भी चाहते थे कि सॉफ्टवेयर फ्री में लोगों को मिले। अब सीन दिखाया जाता है कि सैम एनकॉम की बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच गया है। जब एक सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने आता है तो सैम डायलॉग बोलता है, तुम्हें पता है यहाँ का सबसे बड़ा मालिक कौन है? प्राइमरी शेयर होल्डर कौन है? गार्ड कहता है हाँ मालूम है, एक छोटा लड़का सैम फ्लिन। तब सैम स्माइल करता है और टेरेस से कूद जाता है। वो पैराशूट ओपन करता है लेकिन पैराशूट एक जगह अटक जाता है। सैम मुश्किल से बचकर वहाँ से भागता है, लेकिन उसके पीछे पुलिस और गार्डियन आ जाती है। आखिर में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। एलन, जो केविन फ्लिन का दोस्त है, सैम को पुलिस से छुड़वा लेता है। बाद में एलन सैम के घर आता है और उससे कहता है तुम कंपनी संभालते क्यों नहीं? ये तुम्हारे फादर की लेगेसी है। सैम कहता है मुझे कंपनी चलाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपने फादर का सपना पूरा करना चाहता हूँ। उनका सॉफ्टवेयर हमेशा लोगों के लिए फ्री होना चाहिए। तब एलन बताता है कि उसके पास केविन का मैसेज आया है। सैम हैरान हो जाता है और कहता है 20 साल हो गए, आपको लगता है कि मेरे फादर अभी भी जिंदा है? तब एलन एक पेजर दिखाता है। सैम मजाक में पूछता है आप अभी भी पेजर यूज करते हो? एलन कहता है हाँ, क्योंकि तुम्हारे फादर जाने से पहले क्या कर गए थे, इसे हमेशा अपने पास रखना, कभी भी मैं तुम्हें कांटेक्ट कर सकता हूँ। एलन कहता है कि आज फाइनली केविन का मैसेज आया है, शायद केविन अभी जिंदा हो और सैम को उन्हें ढूंढना चाहिए। सैम थोड़ा गुस्से में कहता है ठीक है, मैं फ्लिन कंपनी के अंदर जाऊंगा, शायद वो लोग मेरा वेट ही कर रहे होंगे। एलन समझाता है मेरे हिसाब से तुम्हें कंपनी जाने से पहले अपने फादर को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। सैम अपने फादर से अभी भी नाराज था क्योंकि वो अचानक से गायब हो गए थे। उस वक्त सैम छोटा था और उसने सब कुछ अकेले ही हैंडल किया था। एलन उसे गेम आर्केड की चाबी देता है और कहता है तुम्हें वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए। सैम आर्केड में पहुँचता है। जैसे ही वो गेट खोलता है उसे सब जगह धूल ही धूल दिखाई देती है, मतलब काफी सालों से कोई वहाँ आया ही नहीं था।
अंदर पुराने गेम्स पड़े होते हैं और जब सैम लाइट्स ऑन करता है तो सारे गेम्स एक साथ चलने लगते हैं। तभी सैम की नजर एक डोर के कॉर्नर में रखे एक गेम पर पड़ती है। उस पर लिखा होता है ट्रोन। ये वही गेम था जो उसके फादर ने इन्वेंट किया था। सैम सोचता है इसे एक बार खेले। वो अपनी जेब से एक कॉइन निकालता है और गेम में डालता है, लेकिन कॉइन वापस बाहर आ जाता है। अब कॉइन उठाने के लिए जब सैम झुकता है तो उसे जमीन में दरारें दिखाई देती हैं, जैसे कोई मशीन पीछे खिसकी हो। सैम क्यूरियोसिटी में गेम मशीन को खिसकाता है और पीछे से एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जो बेसमेंट की तरफ जाता था। सैम उस सीक्रेट रास्ते को फॉलो करके बेसमेंट में पहुंचता है। वहां उसे एक रूम मिलता है जिसमें रिसर्च पेपर्स लगे होते हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट अभी भी यहाँ रिसर्च कर रहा हो और सडनली गायब हो गया हो। रूम में एक कंप्यूटर और उसके पीछे एक लेजर मशीन लगी होती है। सैम कंप्यूटर को ऑन करता है और कुछ कमांड्स एंटर करता है। कंप्यूटर तुरंत कमांड रिपीट करता है और जैसे ही सैम एंटर प्रेस करता है लेजर एक्टिवेट हो जाता है और उसे अपने अंदर खींच लेती है। और फिर सैम सीधा उस ग्रिड के अंदर चला जाता है, वही डिजिटल दुनिया जो सालों पहले केविन फ्लिन ने बनाई थी। सैम जब आंखें खोलता है तो खुद को एक नए वर्ल्ड में पाता है। वहाँ लोग होते तो हैं, लेकिन असल में वो इंसान नहीं बल्कि प्रोग्राम्स होते हैं। थोड़ी देर में प्रोग्राम सैम को लेकर एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। वहाँ अनाउंस होता है किसको लड़ना है और किसको नहीं। सैम का अभी नंबर आता है और अब उसे भी लड़ाई के लिए भेजा जाने वाला था। सैम को एक टूर्नामेंट में डाल दिया जाता है जहाँ प्रोग्राम्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। उसे एक स्पेशल रूम में ले जाया जाता है और वहाँ उसका ड्रेस कोड चेंज हो जाता है और अब उसके पास एक डिस्क होती है। वहाँ खड़ी लड़कियाँ सैम को बताती हैं जो भी तुम सोचोगे या तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हैं ये सब कुछ इस डिस्क में रिकॉर्ड हो जाएंगे और ये डिस्क तुम्हें फाइट में हेल्प करेगी। अब सैम कंफ्यूज होता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है और उसे क्या करना है। फिर एक बड़ा ऑडिटोरियम खुल जाता है। ऑडिटोरियम में प्रोग्राम्स बैठे होते हैं, कुछ देखने के लिए और कुछ लड़ने के लिए। सैम के सामने एक एडवांस प्रोग्राम लड़ने आता है। सैम ऑब्जर्व करता है कि अपोनेंट डिस्क कैसे यूज कर रहे हैं। फिर वो भी अपनी डिस्क जो उसकी पीठ के पीछे लगी हुई थी उसे निकालता है और किसी तरह से फाइट करता है। धीरे धीरे सैम एक के बाद एक अपोनेंट को हरा देता है। उसका एम था कि इस दुनिया से बाहर निकले, इसलिए वो हर लेवल को क्लियर करता जाता है। अब जैसे जैसे सैम जीतता है उसके सामने और टफ अपोनेंट्स आने लगते हैं और लास्ट में उसका सामना होता है रिजलर से। ये रिजलर और कोई नहीं बल्कि ट्रॉन होता है। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब रिजलर और सैम दोनों के पास 5-5 प्लेयर्स थे। दोनों अपनी जान बचाते हुए फाइट कर रहे थे। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिससे वो हवा में बाइक, कार और भी कई चीजें बना सकते थे। तभी सब ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके एक बाइक बना ली और ऑडिटोरियम के अंदर ही लेजर वाली बाइक्स पर लड़ाई शुरू हो गई। ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। आखिर में बस रिजलर और सैम ही बचे होते हैं। जब रिजलर सैम को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था तब सैम के हाथ से खून टपकता है। ये देखकर रिजलर को समझ आता है कि सैम कोई प्रोग्राम नहीं बल्कि इंसान है। फिर वो सैम को मेन रूम में ले जाता है। वहाँ सैम जिस इंसान से मिलता है वो और कोई नहीं बल्कि केविन का डुप्लीकेट था, यानी कि क्लू। रिजलर सैम को उस रूम में ले गया जहाँ क्लू सब कंट्रोल कर रहा था। सैम उसे देखकर खुश हो गया और बोला, आपको मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई? उस आदमी का चेहरा बिल्कुल केविन जैसा था। सैम को लगा ये मेरे फादर हैं, लेकिन वो एक्चुअली क्लू था जिसे केविन नहीं बनाया था। क्लू ने सैम की डिस्क ले ली और उसे स्कैन करने के बाद अपसेट हो गया क्योंकि उसे अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। सैम ने गुस्से में पूछा, मेरे फादर कहाँ हैं? तुमने उनके साथ क्या किया है? लेकिन क्लू कुछ नहीं बताता, बल्कि सैम को वापस फाइट जोन में भेज देता है। अब लड़ाई और भी ज्यादा टफ हो गई क्योंकि इस बार सैम को खुद क्लू से लड़ना था। क्लू के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का नॉलेज था, इसी वजह से उसने सैम को बुरी तरह हरा दिया। जब क्लू सैम को ऑलमोस्ट खत्म करने ही वाला था तब एक गाड़ी आकर रुकी और एक लड़की ने सैम को बोला, अंदर बैठो। उस लड़की का नाम था कोरा। जब केविन ने ये दुनिया बनाई थी तब टेक्नोलॉजी से एक नई स्पीशीज बन गई थी जिसका नाम था आइसोस। ये इंसान नहीं थे बल्कि टेक्नोलॉजी से अपने आप क्रिएट हो गए थे। लेकिन क्लू ने उन सब आइसोस को मार दिया। सिर्फ एक ही बची थी, यानी कि कोरा, जो आप केविन के साथ काम करती थी। कोरा सैम को अपने साथ लेकर एक दूर की जगह पर ले जाती है जो क्लू की दुनिया से अलग थी। वहाँ पर सैम फाइनली अपने फादर केविन से मिलता है। अब केविन बहुत एज हो चुके थे, लेकिन सैम को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत पूछा, तुम इस दुनिया में कैसे आए? सैम ने बताया कि एलन को उनका मैसेज मिला था, इसलिए उसने सैम को भेजा। ये सुनकर केविन ने कहा, वो मैसेज मैंने नहीं भेजा था, वो क्लू का एक ट्रैप था। वो कहता है इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता मेरे थ्रू है, इसलिए उसने फेक मैसेज भेजा जिससे तुम यहाँ आ गए। अब सैम के दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल थे और वो अपने फादर से सब पूछना चाहता था, लेकिन केविन ने उससे कहा हम डिनर टेबल पर बात करेंगे। तब तक कोरा सैम का पूरा घर घुमाती है और बताती है कि केविन ने उसकी हमेशा से हेल्प की है। अब थोड़ी देर बाद डिनर टेबल पर केविन, सैम और कोरा साथ बैठे होते हैं। केविन ने खुद बोला,
सैम, तुम्हारे दिमाग में बहुत क्वेश्चंस होंगे। तुम जानना चाहते होगे कि मैं अचानक कहाँ गायब हो गया था। फिर केविन ने सैम को सब कुछ क्लियर किया। उसने बताया कि सालों पहले उसने एक आइडियल सोसाइटी बनाने के लिए दी ग्रिड बनाया था, यानी कि एक मायाजाल। इसके लिए उसके साथ क्रॉन और क्लू थे। क्लून केविन का डुप्लीकेट था। वो इंसान की तरह सोच, बोल और समझ सकता था। क्रॉन एक प्रोग्राम था जो इंसान जैसा दिखने वाला क्लोन था। केविन ने बताया कि इसी वक्त एक नई स्पीशीज ऑटोमेटिकली आ गई, इनका नाम था आइसोस। लेकिन बाद में क्लू ने बगावत कर दी। उसने आइसोस को खत्म कर दिया, क्रॉन को भी मार दिया और मुझे भी मारने की कोशिश की। मैं मुश्किल से वहाँ से बचकर निकला। केविन ने ये भी समझाया कि आइसोस एक बहुत स्पेशल स्पीसीज थी। उनकी हेल्प से हम दुनिया की सब मिस्ट्रीज सॉल्व कर सकते थे, नेचुरल या अननेचुरल टेक्नोलॉजी की मिस्ट्रीज। अगर वो सर्वाइव करते तो हमारी दुनिया को बहुत ज्यादा फायदा होता। लेकिन क्लू ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब क्लू इंसानों की दुनिया में पहुंचना चाहता है, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। ये रास्ता सिर्फ केविन की डिस्क में लॉक है। इसीलिए क्लू ने एलन को फेक मैसेज भेजा था, जिससे सैम यहाँ आ गया। अब सैम अपने फादर से पूछता है, हम यहाँ से निकल कैसे सकते हैं। केविन बताता है कि दूर एक पोर्टल है और वहीं से निकलने का रास्ता है, लेकिन वो पोर्टल सिर्फ 8 घंटे के लिए ही ओपन होता है। उसके बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि पोर्टल के पास क्लू रहता है और वो कभी नहीं चाहेगा कि हम वहाँ तक पहुँच पाए। सैम कहता है, तो हम यहाँ पे हमेशा के लिए मर जाएंगे क्या? इस सवाल का जवाब दिए बिना केविन वहाँ से चला जाता है। फिर सैम क्वारा से हेल्प मांगता है। सैम कहता है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। क्वारा कहती है, इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक आदमी का नाम देती हूँ जो तुम्हें पोर्टल तक ले जा सकता है। ये वही जगह है जहाँ से तुम बाहर निकल सकते हो। वो सैम को जूस के बारे में बताती है। तुम सिटी के अंदर जाओ, वहाँ तुम्हें जूस मिलेगा। उसे यहाँ की हर जगह की नॉलेज है और सिर्फ वही तुम्हें पोर्टल तक ले जा सकता है। ये बात सुनकर सैम तुरंत निकल पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद केविन सैम के रूम में आता है, लेकिन उसे वहाँ सैम नहीं मिलता। अब केविन बहुत टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो पहले ही 20 साल से दी ग्रिड के अंदर फंसा हुआ था और अब अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। उसे समझ आ जाता है कि सैम पोर्टल की तरफ चला गया है। तब केविन कोरा को कहता है, गाड़ी निकालो, हमें उसके पीछे जाना होगा। वहीं सैम क्लू की सिटी में पहुंचता है, जहां हर जगह प्रोग्राम्स घूम रहे थे। वहां सैम की मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसे पहले से पहचानती थी। उसने सैम से पूछा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? सैम ने कहा, मुझे ज़्यूस से मिलना है। लड़की ने जवाब दिया, ज़्यूस से मिलना आसान नहीं है, वो किसी से नहीं मिलता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलवा सकती हूँ जो तुम्हें ज़्यूस तक पहुँचाएगा। फिर वो लड़की सैम को एक पार्टी में ले जाती है, जहाँ सारे प्रोग्राम्स मजे कर रहे थे। वहाँ एक प्रोग्राम सैम से मिलता है और पहचान लेता है कि वो केविन का बेटा है। उसने बताया कि ये पूरी जगह केविन ने बनाई थी और अब उसका बेटा यहाँ आ चुका है। फिर वो सैम को साइड में लेके जाके कहता है, तुम ज़्यूस से मिलना चाहते हो, ये बात तो प्राइवेट जगह करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ क्लू के लोगों के हाथ सैम की बाइक लग जाती है। क्लू उस बाइक के जरिए केविन के घर तक पहुँच जाता है। उसे पता चल जाता है कि केविन यहाँ सालों से छुप कर रह रहा था, लेकिन अब घर खाली था, यानी केविन वहाँ से निकल चुका था। क्लू को अपनी पुरानी बातें याद आती है कि कैसे केविन ने उसे बनाया था एक परफेक्ट सोसाइटी क्रिएट करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। लेकिन क्लू ने बगावत कर दी और सब कुछ अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। अब स्टोरी वापस पार्टी के अंदर आती है। जिस आदमी से सैम मिला था एक्चुअली वो ज़्यूस ही था। सैम ने उससे कहा, मुझे बाहर जाने का रास्ता बताओ, होटल तक कैसे पहुंच सकता हूं? लेकिन ज़्यूस ने कहा, अभी तो तुम यहाँ आए हो, थोड़ा पार्टी एंजॉय करो, जाने की इतनी भी क्या जल्दी है। ये एक्चुअली एक ट्रैप था। ज़्यूस पहले ही क्लू से मिल चुका था। ज़्यूस अपने आप को सिटी का किंग बनाना चाहता था और पावर्स लेने के लिए सैम को क्लू के हवाले करने का प्लान बना लिया था। जब सैम ज़्यूस से बात कर रहा था तभी क्लू के लोग वहाँ आ गए और सैम पर अटैक होने ही वाला था कि ये देखकर क्वारा भी वहाँ तुरंत आ गई। उसे लगा कि उसने गलती की जो सैम को ज़्यूस के पास भेजा। कोरा ने कहा, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं भेजना चाहिए था। फिर कोरा अपनी जान की परवाह किए बिना सैम को बचाने लगती है और क्लू के लोगों से फाइट करती है। इसी दौरान केविन भी वहाँ आ जाता है। केविन के पास बहुत पावर थी। उसने अपना हाथ जमीन पर रखा और सब कुछ रुक सा गया। लेकिन लड़ाई के बीच क्लू के लोगों ने कोरा को मार दिया और उसके बाद केविन ने अपनी पावर से सबको रोक दिया और फिर केविन, सैम और कोरा वहाँ से निकल गए। अब सब एक शिप में बैठ जाते हैं जो उन्हें पोर्टल यानी कि दरवाजे तक ले जाएगा, जहाँ से वो बाहर निकल सकते हैं। रोशनी उन्हें दूर से दिख रही थी और वहाँ तक पहुँचने के लिए शिप जरूरी था। अब सैम ने केविन से पूछा, कोरा ठीक तो हो जाएगी ना? केविन ने समझाया, कोरा की प्रोग्रामिंग हमने कभी बनाई ही नहीं थी। वो नेचुरली बनी हुई स्पीशीज है जो इस डिजिटल दुनिया के पार्टिकल्स और कॉम्बिनेशन से क्रिएट हुई। इनके पास हमारी दुनिया से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर ये हमारी दुनिया में आ जाए तो इंसान बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं।
केविन ने कोशिश करके कोरा को रिपेयर किया और थोड़ी देर बाद कोरा की प्रोग्रामिंग ठीक हो गई और वो कुछ टाइम के लिए स्लीप मोड में चली गई। इस बीच केविन और सैम बात करते हैं। केविन कहता है यहाँ से सिर्फ तुम निकल सकते हो, मैं नहीं, क्योंकि क्लू को मेरी डिस्क चाहिए। अगर उसके हाथ मेरी डिस्क लग गई तो वो सभी प्रोग्राम्स को अपने कंट्रोल में ले लेगा। सैम मना कर देता है, मैं आपको लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी कोरा वापस जाग जाती है और सैम उसे जिंदा देखकर खुश हो जाता है। फिर कहानी का सीन शिफ्ट हो जाता है ज़्यूस और क्लू की तरफ। जब क्लू के लोगों ने केविन और सैम पर अटैक किया था तभी ज़्यूस ने केविन की डिस्क चुरा ली थी और अब वो डिस्क ज़्यूस के पास थी और क्लू उसके पास पहुंच गया उसे लेने के लिए, क्योंकि क्लू को बाहर जाने का रास्ता सिर्फ उस डिस्क से मिलने वाला था। ज़्यूस अपने वादे के मुताबिक क्लू से कहता है अब तुम्हें ये पूरा एम्पायर मुझे देना पड़ेगा। क्लू उससे केविन की डिस्क ले लेता है और बाहर निकलने लगता है, लेकिन क्लू की आदत ही धोखा देने की थी। जैसे उसने पहले केविन को धोखा दिया था वैसे ही अब उसने ज़्यूस को भी धोखा दे दिया। डिस्क लेकर क्लू वहाँ से चला गया और पीछे बॉम्ब लगा दिया। जैसे ही वो बाहर निकला पूरी जगह ब्लास्ट हो गई। फिर सीन शिफ्ट होता है वापस शिप पर, जहाँ सैम और कोरा बात कर रहे थे। कोरा सैम को बताती है तुम्हारे फादर ने ही मेरी जान बचाई थी। क्लू ने मेरी स्पीसीज के सभी लोगों को मार दिया था, एक भी नहीं छोड़ा, लेकिन तुम्हारे फादर ने मुझे बचा लिया और हमेशा तुम्हारे बारे में बताते रहे। मैंने कभी अपनी आंखों से सूरज नहीं देखा, मेरा सपना है कि एक दिन मैं सूरज को करीब से देखूं। फिर शिप अपना रास्ता बदल लेता है। जो लेजर लाइट उन्हें पोर्टल तक ले जा रही थी वो अब सीधा क्लू की बनाई जगह पर पहुंच गई। वहां केविन को समझ आता है कि क्लू ने एक बहुत बड़ा आर्मी ऑफ प्रोग्राम्स बनाया है। तब सैम पूछता है क्या ये सारे प्रोग्राम्स क्लू ने बनाए हैं? केविन कहता है नहीं, क्लू नए प्रोग्राम्स बना नहीं सकता, वो सिर्फ उन्हें एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकता है। उसने इन सब में ये प्रोग्रामिंग फिट कर दी है कि अर्थ पर जाकर तबाही मचाए। सबका ध्यान हटाने के लिए कोरा आगे जाती है ताकि केविन और सैम सुरक्षित निकल सके, लेकिन तभी रिजलर आता है और कोरा को अरेस्ट कर लेता है। क्लू सभी प्रोग्राम्स को उकसा रहा था। वो सबको बोलता है कि अब हम अर्थ पर जाने वाले हैं। उसने कहा कि मुझे वहाँ का रास्ता मिल गया है और अब हमें ह्यूमंस पर राज करना है। उसके हिसाब से प्रोग्राम्स वाली दुनिया ही परफेक्ट सोसाइटी है और अर्थ की दुनिया को खत्म करना जरूरी है। इस बीच केविन और सैम बात करते हैं। सैम कहता है कोरा यहाँ से क्यों गई? केविन जवाब देता है कोरा ने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया है, उसने अपनी जान दांव पे लगाई ताकि हमें बचा सके। हमें उसका बलिदान बेकार नहीं जाने देना चाहिए। ये बात सुनकर सैम थोड़ा इमोशन हो जाता है और बोलता है आप आगे बढ़िए, मैं एक जरूरी काम करके आता हूँ। फिर सैम एक जगह पहुँचता है जहाँ केविन की डिस्क सेफ रखी थी। वहाँ उसे एक प्रोग्राम मिलता है जो हमेशा क्लू के आसपास रहता था। सैम उससे डिस्क ले लेता है और पूछता है कोरा कहाँ है। तभी रिजलर कोरा को लेकर आ जाता है और फिर वहाँ उन सब के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी क्लू भी वहाँ आ जाता है और देखता है कि सैम ने केविन की डिस्क ले ली है और कोरा को भी साथ ले गया है। अब तीनों लोग केविन की बनाई हुई सबसे एडवांस कार में बैठ जाते हैं। केविन कोरा से कहता है कि तुम कार ऑपरेट करो। कार के पीछे बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती हैं जिसे सैम कंट्रोल करता है। अब क्लू और उसके लोग गाड़ी पर अटैक करने लगते हैं, कभी शेप चेंज करके कभी सीधा अटैक करके। लेकिन सैम के पास अभी मशीन गन होती हैं जो लेजर लाइट के साथ एनिमीज को खत्म करती जा रही थी। सब लोग उसे ब्राइट लाइट यानी पोर्टल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सब ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले होते हैं कि क्लू भी आ जाता है, पर केविन और क्लू के बीच बात होती है। केविन कहता है तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? तब क्लू बोलता है तुमने मुझे एक आइडियल सोसाइटी बनाने के लिए बनाया था, लेकिन अर्थ के लोग ऐसे नहीं हैं, वो झूठे और मक्कार हैं। केविन ने क्लू के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी डाली थी जो बुराई देख ही नहीं सकती थी। इसी वजह से क्लू भी बुराई एक्सेप्ट नहीं कर पाता। फिर केविन अपने क्लोन यानी क्लू से कहता है शायद तुम्हें बनाते वक्त मुझसे गलती हो गई, लेकिन क्लू ये समझता नहीं और सैम और कोरा के पीछे दौड़ता है। सैम और कोरा डिस्क लेकर ऑलमोस्ट पोर्टल क्रॉस करने ही वाले होते हैं कि क्लू जंप मार देता है, लेकिन केविन अपनी सारी पावर्स यूज करके क्लू को खींच लेता है और उसे गले लगा लेता है। अब यहाँ पर केविन क्लू को कभी खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि जब भी केविन क्लू से लड़ता उसकी सारी पावर्स क्लू में और बढ़ जाती थी। इसी वजह से केविन कभी क्लू को हरा नहीं सकता था। अगर कभी केविन क्लू को हरा देता तो खुद केविन भी मर जाता, इसलिए केविन इतने सालों तक वहाँ फंसा रहा। और जब केविन क्लू को गले लगाता है दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन सैम और कोरा लाइटनिंग डोर से वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। केविन और क्लू के खत्म होने के बाद टेक्नोलॉजी वाली दूसरी दुनिया भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब सैम बाहर आने के बाद सारा डेटा एक डिस्क में अपलोड कर लेता है और डिस्क को अपने गले में डाल लेता है। फिर वो एलन से मिलता है जो केविन के पुराने फ्रेंड थे। सैम कहता है आपने सच ही कहा था और एलन को बताता है कि अब एनबॉम कंपनी संभालने के लिए वो आ गया है। अब सैम आर्केड से बाहर आता है और वहाँ कोरा उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों अपनी दुनिया की तरफ जा रहे होते हैं। कोरा पहली बार अपनी आंखों से उगता हुआ सूरज देखती है जो बहुत तेज और खूबसूरत था।
और इसी के साथ ट्रॉन लेगेसी मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।